हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम बात करने वाले हैं बहुत बेसिक कन्फ्यूजन की बायोलॉजी में जो मोस्टली स्टूडेंट्स को आती है, चाहे वो 9th ग्रेड से लेके अप टू नीट बायोलॉजी कर रहे हों, कि फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब फ्रेगमेंटेशन के नाम से तो हमें ये पता लगता है कि कुछ इस तरह से ब्रेक हो रहा है कि जिसकी क्या बन रही है, फ्रेगमेंट्स। ठीक है, और रीजनरेशन से क्या है, रीजनरेट हो रहा है कुछ, मतलब कोई चीज दोबारा से बन रही है। लेकिन लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं। कैसे करते हैं कि भाई फ्रेगमेंटेशन में जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, द कॉमन एग्जांपल इज प्लनेरिया। ठीक है, कि अब इस तरह का अगर मेरा प्लनेरिया है, ठीक है, क्या होता है एग्जैक्टली अगर यहां से वो ब्रेक हो जाए, ठीक है, इतना हिस्सा उसका क्या हुआ, ब्रेक हो गया, तो फ्रेगमेंटेशन के केस में क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन के केस में उसके इस पार्ट से जो फ्रेगमेंट टूटी, अगर उस पार्ट से कोई न्यू इंडिविजुअल, मतलब के इसी तरह का सेम एक न्यू इंडिविजुअल ग्रो हो जाएगा। ठीक है, लाइक ये थी हमारी फ्रेगमेंट, ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, प्लनेरिया ने ग्रो कर लिया। सो दैट इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन, जिससे एक पूरा ऑर्गेनिज्म रीजनरेट हो गया। और रीजनरेशन में क्या होता है, रीजनरेशन यही चीज रीजनरेशन भी है, बट लिटिल डिफरेंसेस, क्योंकि लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं कि प्लनेरिया भी तो रीजनरेशन ही है, लेकिन इसको डिवाइड करा गया इसलिए कैटेगरी में कि जैसे अब देखो लिजर्ट है, ठीक है, हमें सबको पता है कि जो लिजर्ट है उसकी टेल अगर कट जाती है, ऐसा तो नहीं है ना कि उसकी टेल कट गई तो उससे पूरी लिजर्ट आएगी, ग्रो करेगी, रीजनरेट करेगी, नहीं, उसकी सिर्फ टेल ग्रो करेगी। ठीक है, सो दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज रीजनरेशन। रीजनरेशन इज द रीजनरेटिंग दैट पर्टिकुलर ऑर्गन जो ब्रेक हुआ। एंड फ्रेगमेंटेशन के केस में एक फ्रेगमेंट से पूरा ऑर्गेनिज्म ग्रो करना। सो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। रीजनरेशन में कॉमनली हम ये चीज देखते हैं कि हम बडिंग भी तो है, क्योंकि क्या होता है बडिंग में हमारा यहाँ पे हाइड्रा में यहाँ पे छोटा सा बड, अगर ये टूट भी जाता है दोबारा से ये बड क्या करता है, ग्रो कर जाता है। पूरा हाइड्रा तो नहीं ग्रो कर रहा है ना, सिर्फ उसका बडी तो ग्रो कर रहा है। सो इट मीन्स अ पर्टिकुलर ऑर्गन विच हैज टू बी ब्रेक, या वो पहले से ब्रेक हो गया या उसे ब्रेक होना है, दैट पर्टिकुलर ऑर्गन इज ग्रोइंग इन दिस केस ऑफ रीजनरेशन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है, वो सिर्फ हम इस केस में बात करते हैं जहाँ पे फ्रेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं, लाइक प्लनेरिया की, या स्पायरोगायरा भी इसकी एग्जांपल होती है। लेकिन रीजनरेशन में सिर्फ आप इतना याद रखो कि रीजनरेशन किस चीज की हो रही है, पर्टिकुलर ऑर्गन की। ठीक है, एंड फ्रेगमेंटेशन के बाद जो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है वो एक फ्रेगमेंट से न्यू या फुल इंडिविजुअल ग्रो हो रहा है। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक ऑफ फ्रेगमेंटेशन एंड द रीजनरेशन। थैंक यू। हो गए होंगे 40 सेकेंड तो। सो फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, उसका फंक्शन, कि फंक्शन चलेगा कैसे। सो एज यू कैन सी अ सर्कुलेटरी सिस्टम इन द ह्यूमन बीइंग्स इज मेड अप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, this is called as blood. Second component is the vessels and the third component is heart. Vessels क्या है, vessels वो चीज हैं जिन्होंने हमारे blood को ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, लाइक हम कह सकते हैं आर्टरीज, हमारी वेन्स, क्योंकि आर्टरीज और वेन से ही तो ब्लड जाता है, सो दैट इज आवर वेसल्स। और हार्ट क्या है, जो हमारा ब्लड की प्रेजेंस में पंप करता है, सिंपल। सो 3 कॉम्पोनेंट्स कौन से हो गए, ब्लड, वेसल्स एंड द हार्ट। हमारे यहाँ ब्लड के कंपोनेंट्स क्या है, हमें पता है कि हमारे ब्लड के पास क्या क्या है, रेड ब्लड सेल्स, ये क्या है हमारा, ये है हमारे लिम्फोसाइट्स, मींस व्हाइट ब्लड सेल। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज आवर प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, प्लेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग फैक्टर। एंड ये सब क्या है, ये जो सेल्स हैं इनके अंदर फ्लूइड है, दैट फ्लूइड इज नोन एज प्लाज्मा। Like the blood consists of a fluid medium called plasma.
अब प्लाज्मा जो है येलो कलर या मोस्टली हम कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट कलर का फ्लूइड होता है, ठीक है। सो ये तो थे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। सबसे पहली जो प्रोसेस होती है, फर्स्ट टाइप इज एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है समथिंग विच इज हैपनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो एरोबिक रेस्पिरेशन इफ इट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसका क्या मतलब है, ये उन सेल्स के पास हो रही है जिन सेल्स में क्या हो रहा है, जिन सेल्स में या तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, और एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे साइटोप्लाज्म में भी होती है। साइटोप्लाज्म में और एरोबिक रेस्पिरेशन होने का मतलब है कि जो ग्लूकोज है ना, वो पायरूवेट में ब्रेक होता है, वो साइटोप्लाज्म में ब्रेक होता है, ठीक है। अब जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, तो अब हम बात करेंगे एक छोटी सी ट्रिक की या टिप कह सकते हो कि जिससे हम माइटोसिस और मियोसिस याद रख सकते हैं। कैसे, देखो, माइटोसिस को याद रखने का सबसे बेसिक तरीका क्या है, तुम्हें स्टेजेस कैसे याद रखनी है, पी मैट सी, सिंपल। पी से तुम्हारा प्रोफेस, एम से तुम्हारा मेटाफेस, ए से तुम्हारा एनाफेस, टी से तुम्हारा टीलोफेस एंड सी से तुम्हारी साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीजन, सिंपल। फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर था हमारा बी वाला, जिसमें हमने बताया कि पेरेंट सेल से एग्जैक्टली टू डॉटर सेल बनते हैं माइटोसिस में, ठीक है। अब जो हमारा सेकंड एमसीक्यू है उसमें क्या बोला गया है कि स्टेट ऑफ माइटोसिस मतलब ऐसा कौन सा प्रोसेस है माइटोसिस में, कौन सा स्टेप है जिसमें हमारे क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन पे आ जाएंगे। इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब होता है कि जैसे एक लाइन में हमारे क्रोमोसोम्स जो हैं आ जाएंगे, ठीक है, लाइक यहाँ पे हमारे क्रोमोसोम लाई करेंगे, ठीक है। सो दिस इज मीन दैट द क्रोमोसोम आर लाइंग ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। सो ये हमें हम स्टूडेंट बताएंगे कि कौन सा एग्जैक्ट ऑप्शन हो सकता है ये वाला। आइए, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि स्टेज ऑफ माइटोसिस में क्रोमोसोम जो लाइन होते हैं सेल इक्वेटोरियल प्लेन पे कौन सी स्टेज में होते हैं? मेटाफेज। व्हाई मेटाफेज? जो सेल डिवीजन होता है वो मेटाफेज में होता है और जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेन में चले जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। वेरी गुड। सो इसका क्या मतलब है कि जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं या सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सारे एक ही लाइन में लाइन होते हैं। एट विच फेज? इन द मेटाफेज ऑफ द माइटोसिस, ठीक है। हमारा सेकंड ऑप्शन क्या होगा? बी वाला, मतलब मेटाफेज। तो अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड एमसीक्यू की, जिसमें है ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस डू द सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट एंड मूव टू द ऑपोजिट पोल। अब जो हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो क्या आएंगे? बिल्कुल ऑपोजिट पोल पे आएंगे। किस तरह से? लाइक दिस इज, यहाँ पे ये अलाइन हो जाएंगे क्योंकि इन्हें हमारे लास्ट फेज में इंटीग्रेशन शो करनी होती है, ठीक है। सो अब हमें स्टूडेंट्स बताएंगे, क्या लगता है आपको कौन सा एक्यूरेट ऑप्शन होगा? मेटाफेज। व्हाई मेटाफेज? अभी तो उसने आंसर करा कि मेटाफेज में तो इक्वेटोरियल प्लेन पे जा रहा है। सो द राइट आंसर इज द एनाफेज, क्योंकि एनाफेज इज द करेक्ट ऑप्शन जहां पे हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या हैं? ऑपोजिट पोल पे मूव कर गए। जो हमारा मेटाफेज होता है उसमें तो इक्वेटोरियल प्लेन पे जा रहे थे। उससे पहले वाले फेज में क्या हो रहा है और उससे बाद में फेज में क्या हो रहा है? पहले वो प्रो फेज में होता है और मेटाफेज के बाद इन द एनाफेज हम कहते हैं कि ये हमारे ऑपोजिट पोल में चले जाते हैं, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन इज एनाफेज। द राइट ऑप्शन फॉर द थर्ड इज C1, द एनाफेज। Quickly go through the function of organs involved in respiration. Nose, the very important preliminary organs, which filters dust and humidifies, and the warms incoming air enters to the nose. And the pharynx, which is our throats, directs air to the trachea and keep food out of the air pathway. Third organ is larynx, which is our voice box. Voice box produces sound and prevents choking with the epiglottis. Epiglottis is a flap-like structure of the glottis, which prevents the foods to enter into our wind pathway. Next organ is trachea, which is our windpipe. What does windpipe do? Windpipe transports air to the lungs while trapping all the dust particles with mucus and the cilia. In trachea, there is a cilia present which trap all the dust particles and the mucus which also do the same.
So आज हम उसी के बारे में बात करेंगे that what exactly the respiration is and that why we are saying the respiration is an important process for maintaining our life. We all know that the air, जो हम एयर लेते हैं वो हम कहाँ से लेते हैं, नोज में लेते हैं, ठीक है। और अगर हम एयर नोज के थ्रू ले रहे हैं, ऐसा हमारे नोज में क्या है, सबसे पहले हमेशा याद रखना कि ये प्रोसेस कैसे चलता है, नोस्ट्रल से स्टार्ट होता है। नोस्ट्रल्स आर, ये नोस्ट्रल्स क्या करती हैं, ये नोस्ट्रल्स एग्जैक्टली जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको ट्रैप कर लेती हैं। जो डस्ट पार्टिकल होते हैं ना वो हेयर के साथ अटैच कर जाते हैं, और जो एयर एंटर करती है, एज यू कैन सी हियर इज द एयर इज एंटरिंग, तो वो एयर जो है वो फिल्टर होके एंटर करेगी। फिर नोस्ट्रल्स के बाद वो कहाँ जाएगी, नोस्ट्रल्स के बाद जो एयर होगी वो हमारे माउथ ऑर्गन्स में चली जाएगी, सॉरी माउथ पार्ट्स में चली जाएगी। माउथ पार्ट्स आर लाइक वी आर सेइंग इज फेरिंग्स। अब फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स हमारा जिससे हमारा वोकल कॉर्ड अटैच है, ठीक है। फेरिंग्स में क्या होगा कि वो पास करेगी, फेरिंग्स में पास करने के बाद वो कहाँ जाएगी, वो लैरिंग्स में जाएगी। लैरिंग्स के पास बहुत ज्यादा वाइड स्पेस होता है, ठीक है। वाइड स्पेस का मतलब है कि इट हैज वेरी वाइड स्पेस, जहां पे पूरी एयर एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से लैरिंग्स से अब एयर पास हो रही है, और जो लैरिंग्स से एयर पास हो रही है वो कहाँ जा रही है, ट्रैकिया पे जा रही है। जो हमारा ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया बेसिकली हमारा एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। रिंग लाइक स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये कार्टिलेज है। कार्टिलेज क्या करता है, ये रिंग लाइक कार्टिलेज क्या कर रहा है, ये बेसिकली क्लैप्सिंग नहीं होने दे रहा, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम द क्लैप्सिंग। एंड ट्रैकिया में कभी भी पहले से एयर नहीं होती, ये जब नोस्ट्रल से आ रही है, फेरिंग्स में जा रही है, फेरिंग्स से लैरिंग्स में जा रही है, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया में आ रही है। तो जब ट्रैकिया में आ गई, ट्रैकिया किस तरह का आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरह का कार्टिलेज स्ट्रक्चर है ना। अब फर्दर ट्रैकिया क्या पता है कहाँ जाएगी, इस तरह की बाइफरकेशन है। इन बाइफरकेशंस को आप उधर देख रहे होंगे, हम इन बाइफरकेशंस को बोलते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। अब ब्रोंकाई जो है वो इन बाइफरकेशन से अटैच है, इनको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, ठीक है। अब इसके बाद वो फाइनली जाएगी एल्वियोलाई में। ये जो आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं उस साइड में जहां ब्लू कलर का कंपोनेंट्स जा रहे हैं, दैट इज एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या, छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे लंग्स में। एल्वियोलाई क्या करता है कि जब एयर इनके पास फिल्टर होके आती है ना, तो जब ऑक्सीजन एल्वियोलाई के पास आ रही है, इट ओपन इट्स वाइट स्पेस, वो अपनी वाइट स्पेस ओपन कर लेगा सो दैट इट कैन कंटेन एज मच ऑक्सीजन, उसको जितनी चाहिए। और एंड में क्या होगा, ये एल्वियोलाई ऑक्सीजन को स्टोर कर लेगा। ये ऑक्सीजन को स्टोर क्यों करेगा, ताकि वो फर्दर सर्कुलेशन में हेल्प कर सके। ये तो था, हमने पढ़ लिया हाउ द रेस्पिरेशन इज टेक ओवर। इन नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी दैट ईच component how it is responsible for its